अच्छा जी, तो ये है हमारे लेक्चर नंबर 3 का पार्ट बी। पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया शेयर थिकनिंग और शेयर थिनिंग फ्लूइड्स को, यानी कि डाइलेटेंट और सूडोप्लास्टिक फ्लूइड को। आइए जरा से इनके नोट्स देख लेते हैं। एक आप लोगों ने काम क्या करना है जो मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को नहीं बता सका हूँ, वो ये कि आप लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स सर्च करनी है शेयर थिकनिंग फ्लूइड्स की, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर के अंदर शेयर थिकनिंग फ्लूइड्स की एग्जाम्पल नहीं दी है। आपने उसकी एग्जाम्पल सर्च आउट करनी है, देने को मैं दे सकता था लेकिन आप खुद इंटरनेट पे सर्च करें, आपकी इससे और ज्यादा नॉलेज बढ़ेगी। अच्छा, तो इधर कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। The viscosities of the dilatant fluid and pseudoplastic fluids are called apparent viscosities because they are highly dependent on shear stress. We can say that these viscosities are not the true viscosities of these fluids as they change their behavior with the change in applied shear stresses. Dilatant fluids get thick, means they become highly viscous at high shear stress. Example is seaside mud. समझने के लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं। Pseudoplastic fluid get thin, means they become less viscous at low shear stress. Example is paint, milk, blood, and your syrup. However, both fluids behave normally at low values of shear stress. Low value of shear stress के ऊपर बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करेंगे, उनकी विस्कोसिटी तकरीबन कांस्टेंट ही रहेगी। शेयर थिकनिंग फ्लूइड और शेयर थिनिंग फ्लूइड्स का मैकेनिज्म भी हमने डिस्कस, थिकनिंग फ्लूइड का मैकेनिज्म डिस्कस किया था। थिनिंग का मैंने आपको कहा था आप पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, इस वजह से हमने इसको लीव करके आगे बढ़े थे, जो कि हमारे कोर्स की डिमांड भी नहीं है। उसके अलावा मैंने आपको एक यूट्यूब वीडियो दी थी और मैंने कहा था आप उसको देखिएगा, उसको आप देखेंगे तो आपका और मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो फ्लूइड्स को अभी तक जो हमने क्लासिफिकेशन देखी है वो हमने देखी है कि फ्लूइड्स को क्लासिफाई किया जा सकता है न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के अंदर। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की भी तीन टाइप्स हम देख रहे हैं कि डायलेटेंट टाइप है, एक तो डायलेटेंट फ्लूइड है, दूसरा सूडोप्लास्टिक फ्लूइड है, तीसरा बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड है, जिसको आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। और अच्छा खासा हम लेक्चर नंबर 1 और 2 के अंदर भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, ये हमारे पास कर्व्स हैं, इसके अंदर हम देख लेंगे कि ये हमारा डायलेटेंट फ्लूइड है, इसकी स्लोप कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। शुरू में तो ये नॉर्मल था, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस के बाद आप इसका स्ट्रेस देखें, शुरू में तो ये आपको नॉर्मल दिखेगा यहाँ तक। उसके बाद आप देखें कि कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे इसके ऊपर स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह ये भी शुरू में नॉर्मल है, लेकिन इसके बाद आप देखेंगे कंटिन्यूअसली अपना स्लोप रिड्यूस कर रही है, मतलब अपना विस्कोसिटी लूज कर रही है, जैसे जैसे इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है। न्यूटोनियन फ्लूइड आपस में अपनी इनकी विस्कोसिटी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। ये इनकी विस्कोसिटी एट किसी भी गिवन टेम्परेचर के ऊपर शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन से इंडिपेंडेंट होती है। सिमिलरली हमारे पास है बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड वो फ्लूइड्स होते हैं जो लो अमाउंट ऑफ शेयर स्ट्रेस के ऊपर कभी भी डिफॉर्मेशन शो नहीं करते, यानी कि जब तक आप उसको एक गिवन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस प्रोवाइड नहीं करेंगे वो डिफॉर्म होना स्टार्ट नहीं होंगे, वो अपनी मूवमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे। तो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर स्ट्रेस जो आपने बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड को देनी होती है टू स्टार्ट डिफॉर्मेशन, टू स्टार्ट मोबिलाइजेशन, टू स्टार्ट मूवमेंट इन दीज फ्लूइड्स, दिस अमाउंट ऑफ शेयर स्ट्रेस इज कॉल्ड यील्ड स्ट्रेस। ये वैल्यू बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड को चाहिए ही चाहिए अगर आपने उसको डिफॉर्म करवाना है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड जब तक उसको यील्ड स्ट्रेस नहीं मिलेगा, यानी कि इस पॉइंट से नीचे नीचे वो सॉलिड्स की तरह बिहेव करेंगे। जैसे आप सॉलिड्स के ऊपर फोर्स लगाते रहे वो मूव नहीं करते, वो डिफॉर्म नहीं होते। तो इससे नीचे नीचे तक वो रिजिड बॉडीज की तरह बिहेव करेंगे, सॉलिड की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि इस शेयर स्ट्रेस वैल्यू से नीचे आपका बेंगम प्लास्टिक फ्लूइड डिफॉर्म नहीं हो रहा। तो इधर से इस वैल्यू से कम जब आप अप्लाई करेंगे उसके ऊपर शेयर स्ट्रेस, ये इस वैल्यू से जब आप उसके ऊपर शेयर स्ट्रेस कम अप्लाई करेंगे तो वो डिफॉर्म नहीं होगा। इसका मतलब वो नियरली सॉलिड की तरह बिहेव करेगा, रिजिड बॉडीज की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जब आप उसको शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर देंगे उसके ऊपर, ये इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस आप उसको दे देंगे,
इसके बाद आप जो भी शेयर फोर्स उसके ऊपर लगाएंगे, शेयर स्ट्रेस लगाएंगे, उसके अगेंस्ट वो डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो बिल्कुल न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। अगर आप इस पोर्शन को देखें और तो आपको पता चलेगा कि ये न्यूटोनियन फ्लूइड के सिमिलर बिहेव कर रहा है। तो बिंगम इलास्टिक फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है कि जो लो वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस के ऊपर सॉलिड्स की तरह बिहेव करता है, और जब आप उसको यील्ड स्ट्रेस दे देते हैं, यील्ड पॉइंट मैकेनिक्स के अंदर भी हमने देखा, यील्ड पॉइंट वो पॉइंट होता है कि जिसके बाद मटेरियल डिफॉर्म होना शुरू होता है। तो यील्ड स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट यहीं से आया है, या यील्ड पॉइंट का कॉन्सेप्ट ये वही कॉन्सेप्ट है कि उसके बाद उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस के बाद आपका बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड डिफॉर्म होना शुरू होगा, मूव करना शुरू करेगा, डायनामिक स्टेट के अंदर आएगा। तो बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड की अगर जल्दी से डेफिनेशन देखें तो Bingham plastic fluid behave as rigid body at low value of shear stress and flow as a fluid at higher value of shear stress. These fluids need a particular amount of shear stress to get deformed. इनको एक particular amount of shear stress चाहिए ही चाहिए, which is called yield stress, and the point on the y-axis is called yield point. These fluids need a particular amount of shear stress to get deformed. This critical value of shear stress is called yield stress, and the point on the graph is called yield point. The yield stress of the Bingham plastic fluid is very important property. In industry, it is commonly termed as yield point. आप अक्सर इंडस्ट्री के अंदर इसको YP कहते हुए सुनेंगे लोगों को। वो असल में yield point नहीं कहना चाह रहे होते, वो yield stress कहना चाह रहे होते हैं, क्योंकि yield point तो y एक्सिस पे लाई करने वाला एक पॉइंट है जिस पे शेयर स्ट्रेस जो है हमारा वो yield stress के बराबर है। तो YP आप करते हुए सुनेंगे इंडस्ट्री में लोगों को, तो वो YP असल में yield stress की बात हो रही होती है। yield stress Yield stress हमें पता है, it is equals to force acting on the unit area. Therefore, it is measured in Newton per meter square, or we can say pascals, or we can say pounds per foot square, or it can also be measured in dynes और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मल्टीपल यूनिट्स हैं। यील्ड स्ट्रेस इंडस्ट्री के अंदर मेजर होता है पाउंड्स पर 100 फीट स्क्वायर के अंदर, पाउंड्स पर 100 फीट स्क्वायर के अंदर इसको मेजर किया जाता है। सिंपल सी चीज है, ये कोई घबराने वाली चीज नहीं। अच्छा जी, तो the Bingham plastic fluid behaves as a Newtonian fluid after getting the yield stress. जब आप उसको yield stress दे देंगे, yield point के बाद वो न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह बिहेव करेगा। जब Bingham plastic fluid yield point पे पहुंच जाएगा, उसके बाद वो बिल्कुल न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह बिहेव करेगा। Definition of yield stress क्या है? It is the amount of stress that is required by the Bingham plastic fluid to get into motion, or we can say it is the amount of stress which is required by the Bingham plastic fluid to start deformation. अच्छा, yield stress से पहले, अगर yield stress से पहले देखा जाए तो कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं लेकिन वो बॉडी डिफॉर्म नहीं हो रही। इसका मतलब इस कंडीशन से पहले आपका जो Bingham plastic fluid है वो एज अ सॉलिड बिहेव करेगा। यील्ड स्ट्रेस के ऊपर वो एक ट्रांजिशन स्टेट के अंदर होगा, यानी कि होगा वो सॉलिड, लेकिन जरा सी अमाउंट ऑफ स्ट्रेस आपने दे दी, वो डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट पे होगा, तो यील्ड स्ट्रेस से पहले वो सॉलिड होगा, यील्ड स्ट्रेस पे वो रेडी होगा डिफॉर्म होने के लिए, और आप जरा सा एडिशनल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वो डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। तो तीन कंडीशंस मैंने आगे भी डिफाइन की हुई है, तीन कंडीशंस मैंने आगे भी डिफाइन की हुई है। Before getting the yield stress, the Bingham plastic fluid behaves as a solid. At yield stress, Bingham plastic fluid is ready to deform. Any additional amount of shear stress will now produce deformation in the fluid. And after getting the yield stress, Bingham plastic fluid behaves as liquid or fluid. The Bingham plastic fluid is also known as viscoplastic fluid, and their viscosity is known as plastic viscosity, which is represented by PV. पीवी स्टैंड्स फॉर प्लास्टिक विस्कोसिटी। ये दूसरी टर्मिनोलॉजी है जो आप बहुत ज्यादा ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर यूज होते हुए सुनेंगे। मड की पीवी क्या है, मड की वाईपी क्या है, सीमेंट की पीवी क्या है, सीमेंट की वाईपी क्या है। जब हम सीमेंट ऑपरेशन डिस्कस करेंगे तो ये दो प्रॉपर्टीज आप बार बार मैं इनका नाम ले रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यील्ड पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वाईपी मतलब यील्ड स्ट्रेस, यील्ड पॉइंट यहाँ पे वाईपी से मुराद नहीं है, वाईपी होता तो यील्ड पॉइंट है, लेकिन हम उसको यील्ड स्ट्रेस टर्म्स में लेते हैं, एंड इट इज इक्वल एंड इट इज मेजर्ड इन पाउंड पर
100 feet square. So we can say the plastic viscosity is the ratio of the shear versus strain curve. So it can be calculated by the ratio of shear stress versus shear strain. So the plastic viscosity is equal to shear stress divided by rate of deformation. प्लास्टिक विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट उसी वक्त आएगा जब आपका यील्ड पॉइंट अचीव हो जाएगा। यील्ड पॉइंट से पहले क्योंकि आपका कोई मूवमेंट नहीं है, कोई डिफॉर्मेशन नहीं है और आपका लिक्विड बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड बिहेव कर रहा है एज अ सॉलिड, तो इसका मतलब यील्ड पॉइंट से पहले पहले कोई विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आप स्लोप भी देख सकते हो कि स्लोप आपका इधर मौजूद नहीं है, लेकिन इनफाइनाइट स्लोप है, मतलब इन्फिनिटी है। और इस पॉइंट को अचीव करने के बाद आपका स्लोप प्रोड्यूस होना शुरू हो रहा है, मतलब आपकी विस्कोसिटी जाहिर होना शुरू हो रही है फ्लूइड के अंदर, क्योंकि विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट ही जब आता है लिक्विड्स में, जब लिक्विड्स डिफॉर्म होना शुरू होते हैं। तो यील्ड पॉइंट से पहले देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लास्टिक विस्कोसिटी। आफ्टर रीचिंग द यील्ड पॉइंट, the Bingham plastic fluid start showing its viscosity, which will called plastic viscosity, and it can be calculated by the ratio of shear stress divided by rate of deformation. So its unit is Newton per meter square into second inverse. तो second inverse में ऊपर ले जाता हूँ और ये पास्कल into second के बराबर आ गया, और पास्कल into second को या आप कह लो डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू सेकंड। और हमने पढ़ा था डायनेमिक विस्कोसिटी के टॉपिक में कि ये बराबर होता है पॉइस के, और हमने एक रिलेशन देखा था कि 1 पास्कल इनटू सेकंड बराबर था 10 पॉइस के। तो अमूमन हमारी जो प्लास्टिक विस्कोसिटी है वो मेजर होती है सेंटी पॉइस के अंदर। फील्ड यूनिट भी इसका कुछ होता है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा जी, तो एग्जाम्पल ऑफ बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड है टूथपेस्ट की मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दी थी कि टूथपेस्ट के ऊपर जब तक आप फोर्स लगाते रहते हैं, एक हद तक वो आपकी फोर्स बर्दाश्त करेगा, और एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स लेने के बाद उसने डिफॉर्म होना शुरू होना है, और उसके बाद आप जितना स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना उसके अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस आएगा और उसकी विस्कोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो टूथपेस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। मायोनीज को आप कह सकते हैं कि बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड की एग्जांपल है। मायोनीज भी जब आप उसको निकाल रहे होते हैं, शुरू में तो आप फोर्स लगा रहे होते हैं लेकिन वो अंदर रुका हुआ होता है बोतल के, लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्ट्रेस जब आप उसको देते हैं उसके बाद वो मूव करना शुरू होता है। तो मायोनीज इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। और हम अपने मड को और अपनी सीमेंट स्लरीज को भी ट्रीट करते हैं एज अ बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। तो उनकी जो रियोलॉजिकल मॉडल्स होते हैं वो हम, उनकी जो रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं with the help of Bingham plastic fluid। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने कुछ सिनेरियोज दिए हैं, लेकिन उससे पहले हम जल्दी से एक यूनिट देख लेते हैं इसका, जो मैंने इधर कैलकुलेशन की हुई है। ये फाइल मैं अपलोड भी कर दूंगा अपलोड के लिए। बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड की प्लास्टिक विस्कोसिटी की हमने इधर वो की हुई है, कैलकुलेशन की हुई है। तो आप देख सकते हैं कि since after getting the minimum amount of shear stress which is required for the deformation, the Bingham plastic fluid will start behaving as a liquid. So we start behaving as a Newtonian fluid. So after YP, after reaching the YP, the shear stress will be is directly proportional to the rate of deformation. Means it will start following the same expression as Newton's law of viscosity. We will replace the proportionality sign with is equals to and constant, and we will put plastic viscosity as a constant here. So plastic viscosity is measured in centipoise, और इधर हमने कुछ इसके यूनिट्स भी कैलकुलेट करके देख लिया। सेम इसके यूनिट्स हैं जैसे कि डायनामिक विस्कोसिटी के यूनिट्स होते हैं। तो आप देखें कि इसकी विस्कोसिटी अपेरेंट विस्कोसिटी नहीं है, इसकी विस्कोसिटी को जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मिलता जुलता लगेगा डायनामिक विस्कोसिटी से, क्योंकि बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है वो इंडिपेंडेंट होती है आपके शेयर स्ट्रेस या रेट ऑफ डिफॉर्मेशन से। आप एक दफा उसको जब शेयर स्ट्रेस, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस दे देंगे, उसके बाद वो न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह बिहेव करेगी, यानी कि उसकी विस्कोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की विस्कोसिटी शेयर स्ट्रेस के ऊपर डिपेंडेंट होती है, ऐसा कहना बिल्कुल ठीक नहीं है।
हाँ, लेकिन ये कहना ठीक है कि नॉन न्यूट्रल फ्लूइड की जो दो टाइप्स हैं, डाइलेटेंट और सूडोप्लास्टिक फ्लूइड्स, उनकी विस्कोसिटी उनकी विस्कोसिटीज आर द स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ shear stress at a given value of temperature. But for Bingham plastic fluid, we can say that it is not a function of shear stress. After reaching the yield point, the Bingham plastic fluid starts behaving as a Newtonian fluid, and its viscosity will be independent of the shear stress and deformation rate at a given value of temperature. ब्रिंगम प्लास्टिक फ्लूइड की अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे, सिमिलरली इसकी विस्कोसिटी रिड्यूस हो जाएगी, टेम्परेचर कम कर देंगे, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। इधर हमने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं आखिरी स्लाइड के अंदर। मैंने आपको कुछ सिनेरियोज दिए और मैंने आपसे कहा कि आपने सोचना है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रिलिंग मड रिक्वायर्ड मोर यील्ड स्ट्रेस टू कम इनटू मोशन। कौन सा ड्रिलिंग मड ऐसा होगा कि जिसको ज्यादा यील्ड स्ट्रेस चाहिए होगा, जिसको वो मिनिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस जो उसको डिफॉर्म करना शुरू करेगी, किसको ज्यादा चाहिए होगा यील्ड स्ट्रेस? एक ऐसा मड जिसकी वाईपी बहुत ज्यादा हाई है, या एक ऐसा मड जिसकी वाईपी बहुत ज्यादा लो है? तो यील्ड पॉइंट हाई, या नाम से ही समझ आ रहा है कि हाई वाईपी मड को ज्यादा फोर्स चाहिए होगी सर्कुलेट करने के लिए, मोशन में आने के लिए, डिफॉर्म होने के लिए। लो वाईपी मड को कम चाहिए होगी। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो फील्ड्स पे आप इस्तेमाल होते हुए देखेंगे। लो वाईपी मड, हाई वाईपी मड। अगर आपके वेलबोर के अंदर लो वाईपी मड है तो ऑब्वियसली अगर वो स्टैटिक कंडीशन में है तो जब आप उसको रिसर्कुलेट करवाना शुरू करेंगे तो आपको कम पंप फोर्स लगानी पड़ेगी, कम प्रेशर देना पड़ेगा सरफेस से। और अगर आपका हाई वाईपी मड है तो जब आप उसको रिसर्कुलेट करवाएंगे तो आपको हाई प्रेशर देना पड़ेगा सरफेस से। और अगर आप हाई प्रेशर देते हैं सरफेस से और आपका जो ड्रिलिंग जोन है वो नैरो ड्रिलिंग विंडो जोन है, यानी कि पोर प्रेशर फ्रैक्चर प्रेशर के दरमियान डिफरेंस बहुत कम है, और आप ओवर बैलेंस ड्रिलिंग कर रहे हैं, आपने अगर जरूरत से ज्यादा सरफेस प्रेशर दे दिया तो आपकी फॉर्मेशन फ्रैक्चर हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 4 के अंदर। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मड विल रिक्वायर लेस पंप प्रेशर टू स्टार्ट सर्कुलेशन? कौन से मड को कम प्रेशर, पंप प्रेशर चाहिए होगा सर्कुलेशन रीस्टार्ट करने के लिए? ऑब्वियसली आप और मैं समझदार है, अगर उसकी वाईपी ज्यादा है, ऐसा मड जिसकी वाईपी ज्यादा है, ऑब्वियसली उसके लिए पंप प्रेशर बिल्ड होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, और एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ पंप प्रेशर पे जाके वो रिसर्कुलेट होना शुरू होगा। लो वाईपी मड को सर्कुलेट करवाना इतना आसान, इतना मुश्किल नहीं है, तो उसकी यील्ड स्ट्रेस वैल्यू वैसी कम है, तो आप उसको जरा सा पंप प्रेशर देंगे वो इजीली ऑपरेट हो जाएगा। तो दूसरे वाले का आंसर है हाई वाईपी मड विल रिक्वायर लेस पंप प्रेशर, मड पंप प्रेशर। तो इसका आंसर है लो वाईपी मड। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मड विल कैरी कटिंग्स एंड डू प्रॉपर होल क्लीनिंग ड्यूरिंग द ड्रिलिंग ऑपरेशन? अच्छा, वाईपी जो है आप इसको समझ सकते हैं कि ये वाईपी मड के जेल बिहेवियर को शो कर रहा होता है व्हेन द मड इज इन डायनेमिक कंडीशन। ये आप मेरी बात बस याद रख ले, आपको आगे बहुत काम आएगी कि YP represents the gel behavior of the mud in dynamic condition, whereas when the mud is in static condition, then gel strength is the parameter which is representing the gel behavior of the mud. तो अगर मड स्टैटिक कंडीशन के अंदर है तब उसको कटिंग को सस्पेंड करके रखना है अपने अंदर, और अगर वो डायनेमिक स्टेट के अंदर है मतलब सर्कुलेट हो रहा है तो उसको कटिंग को वेलबोर से लेके सरफेस पे लेकर आना है। तो इसके लिए जरूरी है कि मड के अंदर जेल लाइक बिहेवियर हो। जेल बिहेवियर मड को अलाउ करेगा कि अगर वो स्टैटिक कंडीशन में है तो कटिंग्स को अपने अंदर सस्पेंड करके रखे, और अगर वो डायनेमिक स्टेट में है तो अपनी कटिंग को सरफेस पे लेकर आए। So, when the mud is in static condition, then its gel behavior can be described in terms of gel strength. And when the mud starts moving, when the mud comes in dynamic state, then its gel behavior can be described in terms of yield point or yield stress. अगर किसी मड का वाईपी ज्यादा है, इसका मतलब सर्कुलेशन के दौरान उसका जेल बिहेवियर अच्छा होगा, वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा और अच्छे तरीके से कटिंग को सस्पेंड करके रखेगा और ऊपर लेकर आएगा। अगर मड स्टैटिक कंडीशन के अंदर है तो हम जेल स्ट्रेंथ की टर्म में, जेल स्ट्रेंथ की टर्मिनोलॉजी की यूज करते हुए हम मड की वाईपी को, मड की जेल स्ट्रेंथ को डिफाइन करें। तो ये वाईपी और जेल स्ट्रेंथ के दरमियान आपने ये फर्क याद रखना है और ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि वाईपी रिप्रेजेंट्स द जेल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मड इन डायनेमिक स्टेट, वेयर एज द जेल स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट्स द जेल कैरेक्टर ऑफ द मड
in static state. Gel strength represents the cutting suspension capability of the mud when the mud is in static condition inside the wellbore, whereas the YP represents the cutting lifting, or we can say the cutting suspension capacity of the mud, ability of the mud when the mud is in dynamic condition and circulating out through the wellbore. अब आपसे पूछा जा रहा है which of the following mud will carry cuttings and do proper hole cleaning during drilling. तो कौन सा मड ऐसा होगा जो कटिंग को प्रॉपरली कैरी करेगा और प्रॉपर होल क्लीनिंग करेगा? ऑब्वियसली हाई वाईपी मड अच्छा करेगा, लेकिन हाई वाईपी मड के अंदर सॉलिडिफाई होने के चांसेस ज्यादा है, वो सॉलिडिफाई हो सकता है अगर वो स्टैटिक कंडीशन में रहा। दूसरा उसके अंदर फॉल्ट ये है कि उसको रिसर्कुलेट करवाना पड़ेगा आपको, तो पंप प्रेशर बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। तीसरा इसका नुकसान ये है कि अगर आपके वेल के अंदर हाई वाईपी मड है और आपने सरफेस से बहुत ज्यादा फ्रैक्चर सरफेस प्रेशर दे दिया, मड पंप प्रेशर दे दिया, तो आपका जो प्रेशर है वो वेल बोर के अंदर फॉर्मेशन को फ्रैक्चर कर सकता है। एक तो उसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्रिएट हुआ है, और आप जो ऊपर से पंप प्रेशर दे रहे हैं वो आपके हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के अंदर ऐड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 2000 psi है या 4000 psi है, और आप ऊपर से सरफेस से दे देते हैं 500 psi प्रेशर, तो 4000 psi पहले से मौजूद है, सरफेस से आपने 500 psi प्रेशर दे दिया, तो 4000 प्लस 500 4500 psi प्रेशर एक्ट कर रहा होगा बॉटम होल के ऊपर। और अगर आपकी फॉर्मेशन की फ्रैक्चर स्ट्रेंथ से बाहर निकल गया ये प्रेशर, तो आपकी फॉर्मेशन को फ्रैक्चर कर देगा। तो हाई वाईपी मड इज नॉट रिकमेंडेड, वी विल इसका आंसर होगा मॉडरेट वाईपी मड। मॉडरेट वाईपी वाला जो मड है वो अच्छे तरीके से कटिंग्स को रिमूव करवाएगा और प्रॉपर्ली सर्कुलेट होगा। मैं जेल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कर दूं मड की तो ये भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि मुझे मड को सर्कुलेट भी करवाना है, मड को वेल के अंदर जाम नहीं करना। विच ऑफ द फॉलोइंग मड विल मेक मोर जेल व्हेन द सर्कुलेशन स्टॉप? कौन सा मड ज्यादा जेल्स बनाएगा जब सर्कुलेशन रुक जाएगी? हाई वाईपी मड या लो वाईपी मड? ऑब्वियसली हाई वाईपी मड किसके अंदर जेल बिहेवियर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। What is the reason of high yield strength of the mud? किसी मड की yield strength बहुत ज्यादा है, इसकी क्या रीजन हो सकती है? मतलब आपको उसको रीसर्कुलेट करवाने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर देना पड़ रहा है, तो इसकी क्या रीजन हो सकती है? इसकी रीजन हो सकती है ऑब्वियसली हाई जेल स्ट्रेंथ, लो हाई प्लास्टिक विस्कोसिटी। ये दोनों रीजंस हो सकते हैं, इसको हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। हाई जेल स्ट्रेंथ और हाई प्लास्टिक विस्कोसिटी, जेल स्ट्रेंथ और प्लास्टिक विस्कोसिटी हमारा अगेन लेक्चर नंबर 4 का टॉपिक है, और वो लास्ट लेक्चर है हमारी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। तो अगर किसी मड की जेल स्ट्रेंथ हाई है तो उसका वाईपी भी हाई होगा, उसका यील्ड स्ट्रेस भी हाई होगा। अगर किसी वाईपी और यील्ड स्ट्रेस सेम चीज है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी मड का वाईपी हाई है तो उसका जेल हाई होगा। अच्छा जी, आपने क्या करना है? आपने सोचना है कि इन लो वाईपी मड वी विल अचीव टर्बुलेंट फ्लो एट लो पंप प्रेशर एज कंपेयर टू हाई वाईपी मड। कि अगर आप लो वाईपी मड की बात करें तो आप टर्बुलेंट फ्लो जल्दी अचीव कर लेंगे एज कंपेयर टू लो वाईपी, एज कंपेयर टू हाई वाईपी मड। या अब आप इसको एज्यूम कीजिए कि आपके पास दो मड्स हैं, एक की वाईपी बहुत ज्यादा हाई है, मतलब वो ऑब्वियसली ज्यादा विस्कस होगा, उसका जेल बिहेवियर ज्यादा स्ट्रांग होगा, और एक की वाईपी बहुत कम है, मतलब उसका जेल बिहेवियर वीक है, उसकी विस्कोसिटी भी वीक है, कम है। तो अब आपका जो टर्बुलेंट फ्लो होता है वो डिपेंड करता है आपकी विस्कोसिटी के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर। कितनी ज्यादा वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो करेगा, जब वो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी से ज्यादा आगे निकल जाएगा तो उसका जो फ्लो होगा वो टर्बुलेंसी की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो किस मड के अंदर आप टर्बुलेंट फ्लो जल्दी अचीव कर सकते हैं, लो वाईपी मड के अंदर या हाई वाईपी मड के अंदर? इसका रीजन आपने खुद सोचना है। आंसर इसका है लो वाईपी मड। इन लो वाईपी मड वी विल अचीव turbulent flow earlier at low pump pressure as compared to the high YP mud. असाइनमेंट नंबर 3 मैंने आपको अपलोड कर दूंगा मैं इन वीडियो लेक्चर्स के साथ, वो आपने मुझे फ्राइडे से पहले सबमिट करना है। अगले लेक्चर के अंदर हम प्लास्टिक विस्कोसिटी को डिस्कस करेंगे, जेल स्ट्रेंथ को डिस्कस करेंगे, वाईपी ऑफ मड को डिस्कस करेंगे, एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि वाईपी और जेल स्ट्रेंथ किस तरह मेजर की जा सकती है, और हम देखेंगे कि जेल स्ट्रेंथ अगर बहुत ज्यादा हाई हो तो हमारी फॉर्मेशन के ऊपर क्या फर्क पड़ सकता है।
ओके जी, थैंक यू सो मच।